मिस्टर सुराना, पहले आपसे समझना चाहेंगे जो जियोपॉलिटिक्स है और उसका जो इमीडिएट हमने इम्पैक्ट यहाँ पर क्रूड ऑयल प्राइसेस में आता हुआ देखा है, कैसे उसे आप रीड कर रहे हैं? क्योंकि एज ऑफ नाउ बाजार को लगता है कि वेनेजुएला बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर रहा था, और अगर यूएस लेता है और जिस तरह से यूएस कंपनीज यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगी तो शायद सैंक्शंस हटेंगे, प्रोडक्शन रिवाइवल होता हुआ नजर आएगा, और इस नैरेटिव के साथ फिलहाल बाजार काम कर रहे हैं। नमस्कार मनीषा जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को नववर्ष की शुभकामना। आपको भी। कच्चे तेल का जहां तक सवाल है, इसको हम तीन पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। एक ओवरऑल डिमांड सप्लाई, एक जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है, थोड़ा रिस्क एंड स्पेकुलेशन, ये तीसरा एलिमेंट है। तो सबसे पहले यदि जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो जो वेनेजुएला में जो अभी हाल फिलहाल जो चीज हुई है, उसे एक तरीके से अपॉर्चुनिटी ये है कि सैंक्शन जो लगे हुए थे वो शायद हट जाएं, तो उससे कुछ तेल जो बाजार में आ जाए। लेकिन ओवरऑल वेनेजुएला जो अभी प्रोड्यूस करता है, या वो अराउंड 0.6-0.7 मिलियन बैरल्स पर डे है। और वैसे कहा जाता है कि उनके पास तेल के बहुत बड़े भंडार हैं, विश्व में सबसे ज्यादा भंडार उनके पास है, 300 बिलियन बैरल से ज्यादा उनके पास भंडार है। लेकिन जो एक्चुअल प्रोडक्शन है, यदि उनका हाईएस्ट भी देखा जाए 1970 या करीब, तो शायद 3-3.5 मिलियन बैरल पर डे से कभी ज्यादा नहीं गया। लेकिन फिलहाल इवन 2000 में देखा जाए तो वो 2 मिलियन बैरल से भी कम था। तो इसको इमीडिएट प्रोडक्शन में लाने में वक्त लगेगा। और दूसरी बात यह है कि जो वेनेजुएला का जो क्रूड क्वालिटी है वो थोड़ा हेवियर एंड पर है, तो उसको प्रोडक्शन करने में भी थोड़ा तकलीफ होता है। ये जैसा यूएस में फ्रैकिंग वगैरह से जो या शेल ऑयल, जिस तरह के जितनी जल्दी आप बाजार में ला सकते हैं या जितना जल्दी उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं, उस तरीके से वेनेजुएला ऑयल फील्ड को आप नहीं कर सकते। तीसरी बात यह है कि जियोपॉलिटिकली रिजीम चेंज हुआ या जो भी हुआ, लेकिन हिस्टोरिकली आप देखें तो जस्ट रिजीम चेंज हो जाने से इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, ऐसा मानना गलत होगा। जो इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं वो थोड़ा सर्कमस्पेक्ट होंगे, क्योंकि ऑयल सेक्टर में वैसे भी थोड़ा गेस्टेशन पीरियड ज्यादा रहता है, इन्वेस्टमेंट हैवी रहता है। तो मुझे लगता है कि वेनेजुएला में इवन यदि सब कुछ सेटल हो जाए, और उसमें एक बड़ा एलिमेंट है कि क्या ये स्मूथली ट्रांजिशन हो जाएगा या इट विल गो थ्रू टर्मोइल, उसका को देखते हुए मुझे लगता है कि इसको वेनेजुएला के रैंप अप करने में थोड़ा वक्त लगेगा। और इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वेनेजुएला का जो प्रोडक्शन है, जो पॉसिबिलिटी है रैंप अप की, जो इसकी स्मूथनेस होनी चाहिए और जो इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, उन सबको देखते होते मुझे नहीं लगता है कि वेनेजुएला का जो इम्पैक्ट इमीडिएटली ऑयल मार्केट पे कुछ ज्यादा होगा। लेकिन यदि ओवरऑल डिमांड सप्लाई की बात करें तो जैसे अभी हाल फिलहाल ओपेक ने कहा है कि वो अभी प्रोडक्शन को स्टडी रखेंगे। जो डिमांड सप्लाई की सिचुएशन है उससे नॉर्मली 2026 में एजेंसीज की डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्शन है, लेकिन सरप्लस ही माना जा रहा है। डिमांड साइड पे ऐसा कोई इमीडिएट ट्रिगर नजर नहीं आ रहा है जिससे डिमांड में जो मॉडरेशन है वो सेटल हो। तो ओवरऑल मुझे लगता है 2026 जो है वो ऑयल सरप्लस ही माना जाएगा। रिस्क पर से बात करें तो जहां कुछ जगह यदि मान लीजिए यूक्रेन चीज सेटल हो जाए या गाजा का जो फ्रेगाइल वो है वो सेटल हो, लेकिन नई फॉल्ट लाइंस खुल रही है, आपका ईरान में थोड़ा इशू चल रहा है, यमन में थोड़ा इशू चल रहा है। सो रिस्क परसेप्शन थोड़ा बना हुआ है, कहीं सेटल हो रहा है, कहीं बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ऑयल में ये जो रेंज है आपकी 58 से 62, यही चलने का चांस है। इसमें ऐसा नहीं कि एकदम क्रैश होने का चांस है, क्योंकि इमीडिएट सप्लाई उतना आना नहीं है। और ऐसा बहुत फ्लेयर अप हो जाए, क्योंकि कुछ चीजें सेटल हो रही, कुछ चीजें चल रही। तो मेरे ख्याल से 60 की रेंज ही चलेगी अभी फिलहाल तो। पॉइंट टेकन। मिस्टर सुराना, जैसे आपने कहा कि एक जीरो सम गेम है, स्पेशली वेनेजुएला में बहुत ज़्यादा वो प्रोड्यूस करता नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा ऐसा लगता नहीं है, और जिस तरह से ये अटैक हमने होता हुआ देखा है, ऑयल फैसिलिटीज़ या ऑयल प्रोडक्शन को कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है उससे, तो वो भी एक चीज़ देखने वाली है। जस्ट एडिंग टू आगे जाकर और क्या कंसर्न्स हैं, जैसे आपने बोला ईरान एक और चीज़ है, और जिस तरह से यूएस प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट्स आई हैं कि क्यूबा हुआ, मेक्सिको हुआ, कोलंबिया हुआ, ये अगली स्टेट्स हो सकती हैं, इनको नज़र रखनी चाहिए। तो हम कहेंगे जियोपॉलिटिक्स के तौर पर चीजें ठंडी होती हुई एज ऑफ नाउ नहीं लगती। देखिए, हर दिन नया दिन है आजकल के तारीख में, तो जिस तरीके से चल रहा है, सो यू नेवर नो आपका जब सुबह उठे तो ट्विटर में क्या है और कहां पर कुछ हो जाए। लेकिन फिलहाल मतलब बहुत जियोपॉलिटिक्स लेवल पे और इकोनॉमिक लेवल पे, क्योंकि टैरिफ चीज भी काफी अनसर्टन चल रही है, उसमें भी सेटलमेंट उतना नजर नहीं आ रहा है। जियोपॉलिटिक्स में रोज नई चीजें नजर आ रही है, जहां पर काफी दिनों से शांति बनी हुई थी, और जो चीजें सेटल होनी है वो उतना जल्दी सेटल हो नहीं रही है। तो उस तरीके से मेरे ख्याल से फॉल्ट लाइन कभी कभी बनी हुई लग रही है।
एब्सोल्युटली। मिसेस राणा, एक और सवाल, और ये यूएस प्रेसिडेंट ऑन बोर्ड एयरफोर्स जब रिपोर्टर से बात कर रहे थे तो उन्होंने ये भी एक चीज़ यहाँ पर बोली है कि वेल यस, इंडिया ने यहाँ से रशियन क्रूड इंपोर्ट करना कम किया है, नहीं करते तो टैरिफ बढ़ाने में बहुत टाइम हमें भी नहीं लगता। तो जो ये स्टेटमेंट्स हैं, और अभी भी यहाँ पर यूएस इंडिया का एग्रीमेंट नहीं हुआ है, इंडिया ने रशिया से कम किया है, यूएस से इंक्रीज़ किया है, ऑफकोर्स इंडिया का पोर्टफोलियो बड़ा है इन सेंस ऑफ इम्पोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल। 2026 कैसा पैन होता हुआ देखते हैं भारत के लिए? देखिए, भारत ने हमेशा से अपनी नीति जो रखी है उसमें हमने ये देखा है कि जो कंट्री के लिए बेनिफिशियल है इकोनॉमिकली टेक्निकली वो हमें करना चाहिए। ऑफ कोर्स उस पर थोड़ा थोड़ा तो जियोपॉलिटिक्स का छाया रहती है, लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया ने अभी तक इस सिचुएशन को काफी अच्छी तरीके से नेविगेट किया है। और जो हमारी जो एक नॉट बिलोंग टू वन ब्लॉक की जो नीति थी वो हमने बरकरार रखी है। तो हमने अभी विदाउट गेटिंग स्वेड बाय नरेशन हियर और देयर, हमने एक हमारा नरेशन बनाया हुआ है। हमने हमारे क्रूड सप्लाई के सोर्सेस को डाइवर्सिफाई किया है, हमने हमारे जो ट्रेडिशनल सप्लायर्स हैं उनसे संबंध बनाए रखे हैं, और हमने नए हमारे रिलेशन भी कायम किए हैं इस कच्चे तेल के सप्लाई के मामले में। तो मेरे ख्याल से आगे भी 2026 में मेरे ख्याल से इंडिया यही नीति बरकरार रहेगा। और यदि टैरिफ इश्यूज सेटल होते हैं तो उससे चीजें काफी सॉल्व हो सकती है मेरे ख्याल से। लेकिन एक और भी चीज है कि एक नरेशन रहता है सैंक्शन का और एक उसका इम्प्लीमेंटेशन रहता है, उसमें थोड़ा फर्क है। तो मेरे ख्याल से जो सैंक्शंस वाली जो चीजें थी वो मार्केट अभी एब्जॉर्ब। एक फाइनल सवाल मिस्टर सुराना, और ये गैस पर है, और क्योंकि वेनेजुएला सिर्फ क्रूड ही नहीं, गैस एंड काफ़ी सारे अदर नेचुरल रिसोर्सेज में यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यूएस के प्रोडक्शन एक्सपोर्ट्स में हमने रिकॉर्ड नंबर्स यहाँ पर आते हुए देखे हैं। इंडिया हमेशा से अपना ऑयल एंड गैस मिक्स सही करना चाहता है। आपको लगता है गैस एक स्ट्रॉन्ग कॉन्वर्सेशन रह सकता है इस साल के लिए? गैस एज फार एज यूएस इज कंसर्न एक स्ट्रॉन्ग कन्वर्सेशन रह सकता है, क्योंकि यूएस में गैस की सप्लाईज जो बढ़ गई थी फ्रैकिंग वगैरह के बाद में, लेकिन उनकी जो एक्सपोर्ट फैसिलिटीज थी वो उतना डेवलप नहीं थी, क्योंकि यूएस नॉर्मली एक्सपोर्ट नहीं करता था पहले। लेकिन अब वो सब जो फैसिलिटीज जो अभी वो कुछ साल से बना रहे थे वो सब कमिश्निंग में आ गई हैं। तो एलएनजी एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, और इंडिया साइड पर गैस की डिमांड बढ़ रही है। इंडिया गैस की जो टोटल हमारी एनर्जी बास्केट में उसमें उसका शेयर भी बढ़ाने के लिए काफी कंसिस्टेंटली काम कर रहा है। एनवायरमेंटल बेसिस भी गैस थोड़ी चीपर है, और चूंकि हम गैस एक एलपीजी का अल्टरनेटिव और एलपीजी हम काफी इंपोर्ट कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से गैस एक अच्छा नरेशन है यूएस के साथ हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट की या जो करंट डेफिसिट की जो हमारी उनके साथ जो संभावना है उनको सेटल करने में। और अदरवाइज गैस जो है हमारे कतार से आती है, बाकी दूसरी कंट्रीज से आ रही, तो उसमें यूएस एक अच्छा एडिशन है मेरे ख्याल से। ऑल एब्सोल्युटली। मिस्टर सुराना, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए, और ऑफ कोर्स यूएस वेनेजुएला में तो रिएक्ट करने के लिए ही, और साथ में सारी बड़ी जो चीज़ें हैं 2026 में जिनके ऊपर नज़र रखनी है उसके ऊपर भी बात करने के लिए।